प्लीज बचा लो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। वो हमें तबाह कर देगा, तबाह कर देगा। मुझे सोने नहीं देता, मुझे एक भी रात चैन से सोने नहीं देता। सर डोमिनिक होल्डन यानी मेरे चाचा अपने जमाने के एक नामी और इज्जतदार सर्जन थे। शुरू में वो सेना में थे, लेकिन बाद में बंबई शहर में अपनी खुद की प्रैक्टिस करने लगे। जब भी ओरिएंटल हॉस्पिटल की बात होती, उनका भी नाम अनायास ही लिया जाता, क्योंकि उस हॉस्पिटल को उन्होंने ही स्थापित किया था। फिर पता नहीं क्या हुआ और उन्हें वो हॉस्पिटल चलाने में दिक्कतें आने लगी और आखिरकार एक असहाय आदमी की तरह उन्हें अपने मुल्क लौटना पड़ा, विल्टशायर। इस अमीर चाचा के इंग्लैंड लौट आने की खबर सुनकर परिवार के लोगों को काफी खुशी हुई। खुश होने की एक अहम वजह यह थी कि चाचा की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने भी औपचारिकता और दस्तूर निभाया और मिलने के लिए हम सभी को अपने घर रोडेनहर्स्ट आने का निमंत्रण भेजा। उनसे मिलने मेरे चचेरे भाई भी जरूर गए, लेकिन चाचा से मिलकर उन लोगों को कोई खास खुशी नहीं हुई। मुझे भी रोडेनहर्स्ट आने का निमंत्रण मिला, लेकिन मुझे चाचा ने अकेले ही बुलाया था। मेरी बीवी और बच्चों को क्यों नहीं बुलाया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले तो मैंने सोचा था कि न जाऊं, लेकिन फिर लगा मेरे जाने से शायद मेरे बच्चों का फायदा हो। बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं विल्टशायर के अपने सफर पर निकल पड़ा। वो अक्टूबर महीने की एक सूनी सी दोपहर थी। मेरे चाचा की प्रॉपर्टी जिस जगह थी, वहां आसपास बड़ी उपजाऊ जमीन वाले खेत थे। पतझड़ का मौसम, शाम के धुंधलके में जब मैं टिंटन रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, तो उस जगह की कुदरती खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। लग रहा था सामने का दृश्य किसी की कलाकृति हो, वर्तमान किसी सपने जैसा लग रहा था, और अतीत लग रहा था कि हकीकत की तरह। घाटियों में गोल गोल चक्कर काटती सड़कें और आसपास घास से भरे मैदानों वाली वादियां। इन अद्भुत नजारों वाली जगह से गुजरते हुए मैं अपने चाचा के घर रोडेनहर्स्ट पहुंचा। हवेली के खंभों पर मौसम के थपेड़ों का असर साफ दिख रहा था। प्रवेश द्वार भी ऐसा मानो लग ही नहीं रहा हो कि वह किसी का स्वागत करने के लिए खड़ा हो। दोनों तरफ कतारों में खड़े थे जंगली पेड़, जिनसे होकर सरसराती हुई ठंडी हवा बही और आसपास पत्तियों का ढेर लगा दिया। एकदम आखिरी छोर पर पेड़ों के उदास मेहराबों के नीचे एक लैंप टिमटिमा रहा था। रात बस होने ही वाली थी और उस घिरते हुए अंधेरे में मुझे दिखी एक बड़ी सी मगर नीची इमारत। दरवाजे की बाईं ओर की चौड़ी जालीदार खिड़की से छिटक कर आ रही थी चटकीली रोशनी, जो मानो सामने चाचा की स्टडी की ओर इशारा कर रही थी। अक्टूबर महीने की जिस सर्दी में सिर्फ सिहरन होती है, उसमें मेरे चाचा कांप रहे थे। किसी रेड इंडियन जैसी ऊंची और रोबदार उनकी नाक और गालों पर पड़ी झुर्रियां किसी रहस्यमयी ज्वालामुखी की तरह चमक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मैंने उन्हें देखा। अगर मैं कहूं कि उनमें एक अजीब तरह का चुंबकीय आकर्षण था तो गलत नहीं होगा, लेकिन तभी उनका कोट उनके चौड़े मगर दुबले पतले कंधों से अचानक नीचे गिर पड़ा। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था
कि वह किसी बात से बेहद परेशान है। कोई डर है जिसने उनका जीना दुभर कर रखा है। मेरे लिए बड़ा ही लजीज खाना परोसा गया। मेरी चाची लेडी होल्डन एक छोटे कद की औरत थी जिनकी आंखों से ममता झलक रही थी। मेरे चाचा चाची ने सारा जीवन अलग अलग तरह के लोगों के बीच गुजारा था। आज उम्र के इस पड़ाव पर बिल्कुल अकेला जीवन बिता रहे थे। उन दोनों की आंखों में मुझे एक दूसरे के लिए प्यार दिखा और दिखा आतंक। वाइन पीते हुए हमारी बातचीत में पता नहीं कब एक अलग मोड़ ले लिया। मुझे भी अब याद नहीं कि किस वजह से रूहानी ताकतों के बारे में बात करने लगे, लेकिन वह बातें तब खत्म हुई जब मैंने कहा कि रूहानी ताकतों का एहसास होना एक ऐसा विषय है जिसने मेरी तरह कई न्यूरोलॉजिस्टों का ध्यान खींचा है। मैंने अपने तजुर्बों के बारे में बताते हुए कहा कि साइकिकल रिसर्च सोसाइटी के मेंबर के तौर पर मैंने एक बार 3 लोगों की एक समिति बनाई थी और उस समिति के सदस्यों ने एक भूतहा घर में रात बिताई थी। लेकिन हमारा यह दुस्साहसिक और रोमांचक कदम कुछ खास साबित न कर सका। लेडी होल्डन इतना सुनने के बाद वहां से चली गई। आप बड़े शांत और ठहरे हुए इंसान लगते हैं। मेरे हालात इतने गंभीर हैं कि किसी तरह की धोखेबाजी की इजाजत नहीं मुझे। मैं बस इतना मानकर चल रहा हूं कि भूत प्रेत को देखकर आप घबराएंगे नहीं। नहीं सर। शायद आपको ये दिलचस्प लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा जवाब सुनकर मेरे चाचा ने एक आह भरी। मेरा यकीन करो डॉक्टर हार्डेकर, मेरी आत्मा आज भी इंडिया में बसती है। मैं किसी बात से घबराता बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज मैं सबसे डरपोक इंसान हूं। शायद ये विल्टशायर में रहने की वजह से है। पिछले कुछ सालों से मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी दुखों से भरी हुई है। अगर आपको किसी किस्म का डर न लगता हो तो डॉक्टर हार्डेकर, मुझे एक घटना पर आपकी राय चाहिए जो हमें लगातार परेशान कर रही है। वह मुझे ड्राइंग रूम से बाहर एक गलियारे में लेकर आए। गलियारे के आखिरी दरवाजे पर आकर रुके। कमरे में एक प्रयोगशाला बनी हुई थी जहां कई वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए थे। रैक पर, टेबल पर बोतलें रखी हुई थीं। एक तरफ एक शेल्फ बनी थी जिस पर एक कतार में कांच के मर्तबान सजे हुए थे। उनमें जमा थे पैथोलॉजिकल और एनाटॉमिकल नमूने। ये मर्तबान उस समय के अवशेष हैं जब ये एक शानदार संग्रह हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से इसका बड़ा हिस्सा उस समय बर्बाद हो गया जब 1892 में बंबई में मेरा घर जल गया था। अब तो बस यही बचा है। मैंने गौर से देखा तो पाया कि वह चीजें सच में काफी कीमती थीं। फूले हुए अंग, खुले हुए जोड़, विकृत हड्डियां और साथ साथ ऐसे पैरासाइट्स जिन्हें देखते ही घिन हो। ये सारी चीजें ऐसी जो पैथोलॉजिकली दुर्लभ भी थीं और मानव भारत से लाए हुए सामान की उम्दा प्रदर्शनी भी थी। आप देख ही रहे हैं, यहां सिर्फ एक छोटा सा सोफा ही है,
आपको इस छोटी सी जगह में सुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं तो क्या आप यहाँ सो पाएंगे? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा कमरा बाईं तरफ से दूसरा वाला है। अगर आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। वैसे भी मुझे ज्यादा नींद नहीं आती। यह सच है कि मेरे चाचा ने मुझे आश्वस्त किया था कि वह खुद इस रोमांच का सामना कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भूत को देख लेने की वजह से वह घबराए हुए नहीं थे, बल्कि इंडिया में जो 40 साल उन्होंने बिताए थे उसका भी असर उन पर अच्छा खासा था। कम से कम मैं तो ना घबरा रहा था और ना ही मुझे किसी तरह का कोई डर लग रहा था। मैंने प्रयोगशाला का दरवाजा बंद किया और गलीचे से ढके सोफे पर लेट गया। उस कमरे में बेडरूम जैसा तो कुछ था नहीं। हवा में भी केमिकल की बदबू घुली हुई थी, जिसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट की भरमार थी। ना ही उस कमरे की सजावट ऐसी थी कि वहां आराम से नींद आ सके। बीमारियों और दर्द के बचे खुचे निशान कांच के मर्तबानों में भरे हुए मेरी आंखों के सामने कतार लगाए खड़े हुए थे। खिड़की पर पर्दे नहीं थे। दूधिया चांदनी कमरे में फैली हुई थी। जब मैंने मोमबत्ती बुझा दी तो एक अजीब सा सन्नाटा उस पुराने से कमरे में फैल गया। बागीचे में हो रही पत्तियों की धीमी धीमी सरसराहट भी मुझे कमरे के अंदर सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोरियां सुना रही हो। अचानक कमरे में कोई आवाज हुई। मैं जाग गया। दीवार के सहारे कोई आगे बढ़ रहा था। कमरे में पसरी चांद की रोशनी में मैंने देखा वह एक आदमी था, छोटे कद का और थोड़ा झुका हुआ। उसने गहरे भूरे रंग का गाउन पहना हुआ था जो उसके पैरों तक आ रहा था। चांद का उजाला जब उसके चेहरे पर पड़ा तो मैंने देखा उसका रंग चॉकलेटी भूरे रंग का था। उसके सर पे औरतों की तरह बालों का गुच्छा था। उसकी आंखें मर्तबान की कतार की तरफ देख रही थी, जिनमें भरे हुए थे इंसानी जिस्म के सड़े गले टुकड़े। वह आदमी गौर से हर मर्तबान को देखता और फिर आगे बढ़ जाता। जब कतार खत्म हो गई तो मेरे बिस्तर के ठीक सामने वह रुका और मुझे देखने लगा। निराशा से अपने हाथों को झटका और गायब हो गया। मैंने कहा कि उसने अपने हाथों को झटका, लेकिन मुझे उसकी बाहें कहना चाहिए। उसका एक ही हाथ था। मैंने उसे इतने स्पष्ट रूप से देखा व सुना था कि मुझे आसानी से विश्वास हो सकता था कि वह सर डोमिनिक का भारतीय नौकर था जो किसी चीज की तलाश में मेरे कमरे में आया था। केवल उसका अचानक गायब हो जाना ही था जो मुझे कुछ और भयावह होने का एहसास करा रहा था। झटके से मैं सोफे से उछला, मोमबत्ती जलाई और पूरे कमरे का सावधानी से निरीक्षण किया। वहां कोई नहीं था। मैं रात भर जागता रहा, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मैं परेशान हो जाता। मैं बहुत जल्दी उठने वालों में से हूं, लेकिन मेरे चाचा मुझसे भी पहले उठ चुके थे। वह लॉन पर चहलकदमी कर रहे थे। मुझे बाहर आता देख वो उत्सुकता से मेरी ओर दौड़े। क्या क्या आपने उसे देखा? एक हाथ वाला भारतीय? हाँ, मैंने उसे देखा। जो घटा मैंने उन्हें बताया। पिछले 4 सालों से न तो बंबई में, न जहाज पर या यहां इंग्लैंड में ऐसी कोई भी रात नहीं बीती जब मेरी नींद इस आदमी द्वारा न टूटी हो।
क्रम हर रात एक ही रहता है। वो मेरे बिस्तर के किनारे आकर खड़ा होता है, मुझे कंधे से झिझोड़ता है, मेरे कमरे से प्रयोगशाला में जाता है, बोतलों की कतार को देखता है और गायब हो जाता है। हजारों बार वो ऐसा कर चुका है। वो चाहता क्या है? उसे अपना हाथ चाहिए। अपना हाथ? असल में हुआ यह था कि कोई 10 साल पहले मुझे पेशावर बुलाया गया था और तब मुझसे एक आदमी के हाथ को देखने के लिए कहा गया था जो एक अफगानी कारवां के साथ वहां से गुजर रहा था। वो पश्तो में बात करता था और कहीं काफिरिस्तान से आया था। जिस तरह की सूजन उसके हाथ में थी, उसे देख मुझे लगा कि अगर उसका हाथ काट दिया जाए तो वो बच सकता है। बहुत समझाने के बाद वो ऑपरेशन के लिए माना। उसके पास देने को पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि वो फीस के रूप में अपना हाथ मुझे दे सकता है, जिसे मैं अपने संग्रह में रख लूंगा। लेकिन उसका तर्क था कि मृत्यु के बाद शरीर पूरा होना चाहिए, इसलिए वो अपना हाथ अपने पास ही रखेगा, वरना आत्मा भटकती रहेगी। मैंने पूछा कि वो अपने हाथ को कैसे संरक्षित करके रखेगा, तो वो बोला कि वो इसे नमक में रखेगा और हमेशा अपने साथ रखेगा। मैंने कहा कि ये मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा क्योंकि नमक से बेहतर विकल्प मेरे पास है। वो बोला, लेकिन याद रखना साहब, जब मैं मर जाऊंगा तो वो मुझे वापस देना होगा। जैसा कि मैंने आपको कल रात को बताया था, बंबई में मेरे घर पर आग लगी थी। अन्य चीजों के अलावा मेरा पैथोलॉजिकल संग्रह भी काफी हद तक नष्ट हो गया था। वो हाथ भी नष्ट हो गया। ये 6 साल पहले की बात है। आग लगने के 2 साल बाद, मतलब 4 साल पहले, मेरी आस्तीन को किसी ने झिझोड़ा। मैंने देखा, लंबे भूरे रंग के गाउन में वही भारतीय रोगी सामने खड़ा है। तिरस्कार से मुझे देखते हुए वो बोतलों के पास गया जो तब कमरे में ही रखी होती थी। उनकी सावधानी से जांच की, गुस्से से इशारा किया और गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि वो मर चुका था और मुझे मेरा वादा याद दिलाने आया था। हर रात एक ही समय पर वो आता है और 4 साल से ऐसा हो रहा है। ये सोचकर कि वो आएगा, मैं सो नहीं पाता हूं। इस घटना ने मेरे और मेरी पत्नी के बुढ़ापे को नरक बना दिया है। मैंने इस मामले पर गहराई से सोचा और कहा कि मैं अगली ट्रेन से लंदन लौट रहा हूं। सर डोमिनिक ने दुखी स्वर में कहा कि उन्हें मुझ पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछली रात मेरे लिए बुरी नहीं थी। मैं शाम को लौटकर आपकी प्रयोगशाला में ही रात बिताऊंगा। मैं एक बार फिर से उस आगंतुक को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं सचमुच उससे दोबारा मिलने के लिए उत्सुक था। मुझे लग रहा था कि मैं उस एक हाथ वाले इंडियन की बेचैनी, उसकी तड़प को खत्म कर सकता हूं। मुझे रह रहकर अपनी पढ़ी हुई एक पुरानी किताब की याद आ रही थी। किताब थी अतृप्त आत्माओं की अधूरी इच्छाओं के बारे में। हाँ, किताब का विषय ही पारलौकिक शक्तियों के बारे में था, जो बार बार इस लोक में लौटकर आने में सक्षम थी, जब तक कि उनकी वो अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए। उसमें साफ साफ लिखा था कि आखिर वो रूहें तो इंसानी ही होती है। इंसान की तरह वो भी समझौते कर लेती है। जैसे इंसान अपनी पूरी ख्वाहिश मुकम्मल न होने की सूरत में थोड़े से भी सब्र कर लेते हैं या विकल्प से ही खुश हो जाते हैं, उसी तरह इंसानी रूहें भी समझौता करती हैं। विकल्प से भी उनकी तड़प खत्म हो सकती है।
का दौरा करने की सोच रहा था। एक हाथ वाले इंडियन की इच्छा का एक विकल्प मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर शैडवेल सीमेन अस्पताल के लिए निकल गया। वहां मेरा एक पुराना दोस्त जैक ह्यूइट हाउस सर्जन था। एक भारतीय आदमी का हाथ, वो आपको क्यों चाहिए? इस बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे वार्ड में बहुत सारे भारतीय हैं। उन्होंने अपने एक छात्र को बुलाया और पूछा, वो कल जो हमने एक लश्कर के हाथ काटे थे, उसका क्या हुआ? अरे उस आदमी का हाथ जो ईस्ट इंडिया डॉग की भाप की चरखी में आ गया था ना। मैं रात को खाने से पहले रॉडेनहर्स्ट लौट आया। मैंने सर डोमिनिक को कुछ नहीं बताया और मैं उस रात प्रयोगशाला में ही सोया। मैंने लश्कर के हाथ को एक शीशे के मर्तबान में डालकर अपने सोफे के पास ही रख लिया। मेरे प्रयोग का परिणाम क्या होगा, इस उत्सुकता में नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं अपने सिरहाने एक लैंप जलाकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। मैंने उसे पहली मर्तबा बिल्कुल साफ ढंग से देखा। मैं दरवाजे के पास आया। एक पल के लिए धुंधला सा था और फिर जीवित आदमी की आकृति दिखी। पिछली रात की तरह वह धीरे धीरे बोतलों की कतार के आगे से गुजरता रहा। फिर जिस मर्तबान में हाथ था उसके सामने रुका। हाथ मिलने की उम्मीद से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मर्तबान को उठाया, उत्सुकता से उसकी जांच की और फिर निराशा और क्रोध से उसे नीचे फर्श पर फेंक दिया। गिरने की तेज आवाज हुई जो पूरे घर में गूंजी। जब मैंने उस हाथ कटे भारतीय को देखने के लिए सिर ऊपर उठाया, वह गायब हो चुका था। क्षण भर बाद ही दरवाजा खुला और सर डोमिनिक तेजी से अंदर आए। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन निराशा हुई। वह कांच के छितरे हुए टुकड़ों को देखने लगे। हाथ फर्श पर पड़ा था। ये क्या है? मैंने उन्हें सब बताया तो वो बोले, मेरे कष्टों का अंत होना आसान नहीं है, लेकिन अब आप यहां नहीं सोएंगे। आपके साथ कुछ हो जाता तो? कांच टूटने की आवाज मेरे उन सारे दुखों से अधिक तीव्र थी जो मैंने आज तक सहे हैं। मैं दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। हालांकि उन्होंने बाकी की रात मुझे वहीं बिताने की अनुमति दे दी, मैं अपनी असफलता के लिए खुद को ही दोष देता रहा। सुबह जब मैंने लश्कर का हाथ देखा तो अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लश्कर का बायां हाथ था। पहली ट्रेन पकड़कर मैं फिर से सीमेन अस्पताल पहुंचा। मुझे याद आया कि लश्कर के दोनों हाथ काटे गए थे, पर डर था कि कहीं वह बहुमूल्य हाथ जला ना दिया गया हो। लेकिन वह अभी भी पोस्टमार्टम कमरे में सुरक्षित रखा था। नए प्रयोग के लिए दूसरा हाथ ले मैं अपने मिशन को पूरा करने शाम को रॉडेनहर्स्ट लौट आया। लेकिन सर डोमिनिक होल्डन ने साफ मना कर दिया कि वह मुझे फिर से प्रयोगशाला में नहीं सोने देंगे। आखिरकार मैं एक आरामदायक बेडरूम में जाकर लेट गया। लेकिन इसके बावजूद मैं चैन से सो नहीं पाया। आधी रात को मेरे मेजबान लैंप हाथों में पकड़े मेरे कमरे में आए। उनकी आंखें चमक रही थी। उनकी उम्र मानो 20 वर्ष कम हो गई थी। उनके चेहरे पर एक रौनक थी। उन्होंने जीत की खुशी में अपना एक हाथ हवा में लहराया। मैं अचरज में पड़ गया। हमने कर दिखाया, हम सफल हुए।
मेरे प्यारे हार्डेकर, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा, कैसे चुका पाऊंगा। आपके कहने का मतलब है कि ये सब ठीक है? मैं तुम्हारा उपकार चुकाने के लिए क्या कर सकता हूं? तुमने मेरा जीवन बचा लिया, वरना शायद 6 महीनों में या तो मैं किसी पागल खाने में होता या कब्र में, और मेरी पत्नी मेरी ही आंखों के सामने टूट रही थी। मैं खुश हूं कि ये सफल हो गया, लेकिन आप कैसे, मतलब क्या आपने कुछ देखा? मैंने उसे इतनी बार देखा है कि मुझे पता है कि वो अब मुझे परेशान नहीं करेगा। आप जानते हैं कि एक निश्चित समय पर वो हमेशा मेरे पास आता था। रात को जब वो आया तो बहुत जोर से उसने मुझे झिझोड़ा। उसका गुस्सा चरम पर था। मैं समझ रहा था कि पिछली रात उसे जो निराशा हुई थी, ये कड़वाहट उसी वजह से है। उसने मुझे फिर से गुस्से से देखा और बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो वापस मेरे कक्ष में लौट आया। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने धुंधली रोशनी में उसके सफेद दांतों की चमक को देखा। 3 बार झुककर उसने मुझे सलाम किया, ऐसा सलाम उनमें किसी से विदा लेने के लिए किया जाता है। तीसरी बार जब वो झुका तो उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया। मैंने देखा उसके दोनों हाथ हवा में फैले हुए हैं। फिर वो गायब हो गया, और मेरा मानना है हमेशा के लिए। तो ये वो विचित्र अनुभव है जिसकी वजह से मुझे अपने चाचा का अपार स्नेह मिला। उसके बाद वो फिर कभी अपने खोए हुए हाथ की तलाश में आने वाले व्यक्ति या आत्मा जो भी थी, उसकी वजह से परेशान नहीं हुए। डोमिनिक और लेडी होल्डन ने एक बहुत ही सुखद बुढ़ापा बिताया। वह हमेशा मुझसे सलाह लेते रहे, यहां तक कि मैंने उनकी संपत्ति खरीदने में भी मदद की। इसीलिए ये मेरे लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि 5 चिड़े हुए चचेरे भाइयों के होते हुए भी मैं एक ही दिन में आम डॉक्टर से विल्शार परिवार का मालिक बन गया। और इसके लिए मैं उस हाथ कटे लश्कर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और क्या,